जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरिया करंट अफेयर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पिछले एक साल के एडिटोरिया करंट अफेयर कर रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का होगा। यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि पहले आप लोगों ने पहले के एक वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके बाद उसे देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसमें हम लोग सारे विषय सूची जितना भी है सारा एक एक करके कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बजट कर रहे थे। बजट को हम लोगों ने बीच में ही रोका था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो आज हम बजट को लगभग पूरी तरह समाप्त कर देंगे। फिर उसके आगे का कई चैप्टर है जो देखेंगे। यह हम लोग पूरा का पूरा बुक करेंगे, एक एक करके, एक एक पेज करके। इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, ना आपका प्रश्न छूटेगा, ना आपका कुछ भी कोई पॉइंट छूटेगा। हम लोग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पीछे दिए हुए रहते हैं 500 प्रश्न, उसे भी हम लोग कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। मगर टॉपिक चलने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें हमारी यह पहल आपको कैसी लग रही है। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि करंट अफेयर का यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक प्राथमिकता 5 हरित विकास तक कर लिया था। आज हम लोग प्राथमिकता 6 युवा शक्ति से शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए हम लोग चलते हैं आज के विषय सूची पर। प्राथमिकता 6 युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसी कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसी कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित की जाएंगी। अगला है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। तो कौन कौन से लक्ष्य देख लेते हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियुक्तियों के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। फिर से स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य हैं। कौन कौन से लक्ष्य। तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर पर्यटन। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल के उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम रहेगा, थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। वाइब्रेंट विजन प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने
राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद (जीआई) उत्पादन और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। फिर प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2022 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाएगा। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट देखते पॉइंट वाइज इसमें क्या दिया हुआ है। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरे सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्य आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई है जो निम्न हैं। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। फिर से केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई है जो निम्न हैं। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन मिले हैं। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ है और PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। और है देख लेते हैं। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 22.2 लाख करोड़ की नगद हस्तांतरण।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। व्यक्तिगत आयकर, ये देखिए क्या, तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 3 कर दी गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वार्षिक आय कर की दर यहाँ पे देख लेते हैं किसमें कितना है। 0 से 3 लाख रुपए 0, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। फिर से 0 से 3 लाख रुपए 0 हो जाएगा, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान या पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक का मानक कटौती अनुमान्य और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक की ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 47% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटाकर 39% हो गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4 खर्च देखते कौन है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके लिए 79,590 करोड़ रुपए दिए हैं, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, मनरेगा 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान उसके लिए 60,000 करोड़। फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, मनरेगा 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान 60,000 करोड़। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन पर 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्राम विकास पर 2,38,204 करोड़ और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़। फिर से प्रमुख मदों पर व्यय देख लेते हैं, तो परिवहन पर 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़, शिक्षा पर 1,12,899 करोड़। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। टॉप 5 कौन कौन से थे, तो रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2,70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय हो जाएगा 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसके लिए 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़। फिर से देख लेते हैं, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़। अगला टॉपिक है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो कौन कौन सा लक्ष्य भारत सरकार के आने वाले वर्षों में देख लेते हैं। तो विषय और लक्ष्य दिया हुआ है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। भारत सरकार का 2023 है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023, WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। ब्रॉडगेज रूट से 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। ब्रॉडगेज रूट से 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। कृषि में शून्य डीजल उपभोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024। पहला यह लक्ष्य 2022 निर्धारित था। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024, पहले लक्ष्य 2022 निर्धारित था। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024।
हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। फिर आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, तो आइए देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा में क्या क्या है। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया है। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर नोट में 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। फिर से 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। तो 2021-22 का अंतिम अनुमान GDP में वृद्धि है कितना 8.7% और राजकोषीय घाटा GDP का 6.7%। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान वृद्धि होगा 7% से और राजकोषीय घाटा रहेगा 6.4%। 2023-24 में अनुमानित 6 से 6.8% की वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अभी कोई विवरण नहीं दिया हुआ है। विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा स्रोत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो देख लेते हैं विभिन्न राष्ट्र और लक्षित वर्ष। भारत 2070, चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब 2060, तुर्की 2053,
अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 2050 और जर्मनी 2045 तक। फिर मूलभूत कमियों पर सकल मूल्य वृद्धि। यहाँ पे देख लेते हैं मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर दिए हुए हैं, 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 में वृद्धि। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र में 2021-22 में 3% वृद्धि हुई और 2022-23 में 3.5%। औद्योगिक क्षेत्र में 10.3% 2021-22 में और 2022-23 में 4.1%। सेवाओं में 21-22 में हुआ था 8.4% और 2022-23 में हुआ 9.1%। फिर से कृषि और संबंधित क्षेत्र में 21-22 में 3% और 22-23 में 3.5%। औद्योगिक क्षेत्र में 21-22 में 10.3% और 22-23 में 4.1%। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट देखा गया। फिर सेवाओं में 8.4% और फिर 22-23 में 9.1%। तो कृषि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखा गया और औद्योगिक क्षेत्र में कमी देखा गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं इस पर हम लोग। थोड़ा सा जूम में देख लेता हूँ सही से करके। हाँ, और ठीक है, पूरा का पूरा एक ही बार में आ जाएगा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राफ में देखिएगा अगर आप लोग तो 2019-20 में 4.7%, फिर 2021 में 9.2%, वो कोविड का काल था। 2021-22 में 6.7% और 22-23 में 6.4%। फिर उसी के बगल में मुद्रास्फीति औसत प्रतिशत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित। यहाँ पर दो मूल्य सूचकांक दिए हुए, उपभोक्ता मूल्य और थोक मूल्य। तो उपभोक्ता मूल्य 2019-20 में 4.8% था, फिर 6.2% हुआ, फिर 5.5%, फिर 6.8%। उसी तरह से थोक मूल्य सूचकांक देखेंगे तो 19-20 में 1.7 था, 20-21 में 1.3 था, फिर 21-22 में 13.5 हुआ, फिर 22-23 में 11.5 हुआ। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति देखी जा रही है। आगे विदेशी मुद्रा भंडार $बिलियन में मार्च के अंत तक। तो 19-20 में 478 था, 21-22 में 577 हो गया, 20-21 में 577 हो गया, 21-22 में 607 हो गया और 22-23 में $563 बिलियन हो गया। फिर जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रतिशत में। तो यहाँ पे देखते हैं जीडीपी कैसे वृद्धि हो रहा है या घट रहा है। तो 19-20 में 3.7 था, 20-21 में -6.6 हो गया, या कोविड का टाइम था। 20-21-22 में हो गया 8.7%, 22-23 में हो गया 7.7% और 23-24 में 6 से 6.8% तक का अनुमान किया जा रहा है। फिर यहाँ पर सेवाएं देखिए, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जो 19-20 में 6.3%, फिर 20-21 में -7.8%, 21-22 में 8.4% और 22-23 में 9.1%। यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र देख रहा है, कृषि और संबंधित गतिविधियों इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ। तो 19-20 में 5.5%, 20-21 में 3.3%, 21-22 में 3% और 22-23 में 3.5%। औद्योगिक वृद्धि दर यहाँ पे देख लेते हैं। तो 18-19 में -1.4%, 20-21 में -3.3%, 21-22 में 10.3% और 22-23 में 4.5%। बस 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान। तो आर्थिक समीक्षा या स्रोत है इसका, देख लेते हैं। वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान, मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा स्थान, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान, फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान, रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में सातवां स्थान, मांस में 8वां स्थान,
मांस में 8वां स्थान और विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान। विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान। अब आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज इसमें क्या दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया है। तो देख लेते हैं 12 अध्याय कौन कौन। तो अध्याय 1 अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 में पूर्ण सुधार। इसमें देखते हैं तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान। तो एडीबी 7%, मूडी 7%, फिच 7% और वर्ल्ड बैंक 6.9%। फिर से एडीबी 7%, मूडी 7%, फिच 7% और वर्ल्ड बैंक 7%। ये सभी अपने रिपोर्ट को रिवाइज करते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसे अपडेट करते रहिएगा। विभिन्न एजेंसियां फिर विकास दर IMF 6.8%, RBI 6.8%, SBI 6.8% और OECD 6.6%। फिर से IMF 6.8%, RBI 6.8%, SBI 6.8% और OECD 6.6%। नोट, इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दर से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दर से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर अगला अध्याय 2 भारत का मध्यवर्ती विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। अध्याय 2 क्या था? भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत के विकास परिदृश्य बेहतर नज़र आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नज़र आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 राजकोषीय विकास राजस्व सुधार। इसमें देखते हैं तो अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर GST में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर GST में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जो कि यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 0.95 लाख करोड़, 2022 में 1.24 लाख करोड़ और 2023 में 1.49 लाख करोड़ रुपए औसत मासिक GST संग्रह यह है। तो यह वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण GDP अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में
मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। अध्याय 4 है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। क्या है? तो मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% तक पहुंच गया। सकल गैर निष्पादित अनुपात जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंच गया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 अप्रैल-दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 अप्रैल से दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अध्याय 5 कीमतों और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। कीमतों और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शेयर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शेयर शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। राज्य सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित हैं। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। फिर से सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अध्याय 6 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार की अनुमानित व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर IMR 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। बाल मृत्यु दर IMR 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र को चालू किया गया। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005 से 6 से वर्ष 2019 से 20 के बीच गरीबी से उबर गए। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए स्त्री श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है।
31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार हो सकता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। अध्याय 7, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधन से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने और इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाइड्रोजन गैस GHG के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस GHG के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं और इन्हें मजबूत किया जा रहा है।
जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिनमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघ की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 667 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व का 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व का 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अध्याय 8 कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्य का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104 मिलियन टन अनुमानित है। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 में अनुसार भारत में 315 मिलियन टन कुल खाद्य का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसल का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि 6.4% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रही है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई। यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5.5% की वृद्धि थी, 21 में 3.3% और 22 में 3%। तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है वृद्धि में। फिर 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 21-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों के सभी जरूरी फसलों का उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ, रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा की गई, जिसकी किसानों को सभी जरूरी मामलों
जरूरी फसलों का उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक हैं। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहले के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहले के माध्यम से भारत मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिमी अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिमी अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत की कुल निर्यात का 10.9% था। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 6 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। अगला है अध्याय 9 उद्योग स्थायी विकास। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अध्याय 9 से शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करंट अफेयर की इस सीरीज़ को पहुँचाएँ। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।